Welcome to my channel History Dreamer. Today's topic is Anglo Mysore War, जो कि ग्रेजुएशन का इलेक्टिव पेपर में डायरेक्ट आता है. आफ्टर द ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल इन 1757 एंड 1764 क्या हुआ था, जो कि बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, जो मैं पहले प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ. जब आप देखना चाहते हो, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और लिंक में जाकर आप वॉच कर सकते हो. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंग्लो मैसूर वार. तो मैसूर कहाँ पे है उसका स्थिति हमें पता चलनी चाहिए. पहले ब्रिटिशर्स आने के बाद वो लोग बंगाल ऑक्यूपेशन कर लिए. दो ठो युद्ध हुआ. एक हुआ बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, और नेक्स्ट हुआ बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुआ. और उसके बाद वो लोग मैसूर को ऑक्यूपाई करने का कोशिश किए. मैसूर के बाद का टॉपिक आएगा महाराष्ट्र. तो ये इलेक्टिव पेपर में पूरा डायरेक्टली यूनिट 1 में है, तो आप देख सकते हो क्लियरली. तो ये सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए नहीं, ज़रूरत नहीं है. जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, नेट के लिए, एसएसबी के लिए, बहुत सारा एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम है कैरियर के लिए, सब एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं पूरा क्लैरिफाई करूँगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, और मैं होप कर रही हूँ ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है. तो हम लोग अभी देखेंगे. तो लोकेशन हमको पता चल गया, ये है बंगाल का लोकेशन. क्योंकि इस साइड में आपको पता होगा कि भारत तो इतना बड़ा था, लेकिन क्यों वो लोग सिर्फ पेनिनसुला एरिया में वो लोग स्प्रेड करना चाहिए अपना ट्रेड एंड कॉमर्स. इसलिए कि वो सी लेवल में उनका जो आना जाना था, ट्रैवलिंग प्रोसेस था उनका, वो लोग सी के ज़रिए से आते थे, सी रूट से आते. तो सी रूट से आते थे, तो वो लोग को वैसे ही कोस्टल बेल्ट चाहिए था. तो कोस्टल बेल्ट यहाँ से स्टार्ट होता था, गुजरात से स्टार्ट होता था, यहाँ पे बंगाल में ख़त्म होता था. तो इस साइड में इसको बोला जाता है मालाबार कोस्ट, और इस साइड को बोला जाता है, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, इस साइड को बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट, और इस साइड को बोला जाता है मालाबार कोस्ट. तो यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होता है, बंगाल में ख़त्म होता है. तो वो पहली बार वो यहाँ पे बंगाल को ऑक्यूपाई कर ले. 2 युद्ध हुआ जो बोली मैं. तो अभी यहाँ पे मैसूर, यहाँ पे महाराष्ट्र, बाद में महाराष्ट्र, ये भी नेक्स्ट टॉपिक पे आएगा. तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी. तो अभी का जो वीडियो है यहाँ पे हमारा मैसूर. तो मैसूर में जो थे, 2 थे बहुत पावरफुल रूलर. एक थे हैदर अली, और हैदर अली के बेटे जो थे टीपू सुल्तान. ठीक है, ये आपका बैकग्राउंड था. तो हम लोग पूरा टॉपिक के ऊपर जाएंगे. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे. तो यहाँ पे देखो, अंग्लो का मीन्स होता है इंग्लैंड, जो कि ब्रिटिशर्स, दे फॉट अगेंस्ट द मैसूर, एंड दैट्स वाई दिस इज नेम्ड एज एंग्लो मैसूर वार. तो वैसे ही वहाँ पे, और इसके पहले मैं आपको बताई थी, प्रीवियस वीडियो में मैं बोली हूँ कि ब्रिटिशर जब भारत आए, तो भारत में पहला युद्ध यहाँ पे था उनका, भारत के साथ, बंगाल के साथ जो युद्ध था. उसके पहले भी एक युद्ध था, जो युद्ध किसके साथ था? फ्रांस के साथ था. ठीक है, फ्रांस के साथ था. क्यों था? क्योंकि दे वेयर द कम्पिटिटर्स. तो दे वेयर जेलस टू ईच अदर, दे वेयर राइवलरी टू ईच अदर. तो इसके लिए उनके साथ फाइटिंग हुआ था. उसको बोला जाता है एंग्लो फ्रेंच वार. एंग्लो फ्रेंच वार, वो भी 3 युद्ध हुआ था. फ्रेंच वार जिसमें फ्रेंच हार गए थे और एंग्लो जीत गए थे. इसलिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया था, और वो भारत में अपना आधिपत्य विस्तार करने के लिए कोशिश किए और चाहत रखे. तो हम यहाँ पे देखेंगे जो एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो फ्रेंच वार को और भी एक बोला जाता था, फर्स्ट कर्नाटिक वार, सेकंड कर्नाटिक वार, थर्ड कर्नाटिक वार. ये याद रखना है, बस माइंड में इसको छाप के रखना है. ठीक है. तो देन हम लोग अभी देखेंगे जो एंग्लो मैसूर वार को हम समझ गए एंग्लो मैसूर क्यों बोला गया. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, और ये टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है. 1767 से स्टार्ट हुआ, 69 में ख़त्म हुआ. तो क्यों हुआ, हम लोग कॉज भी देखेंगे, इफेक्ट भी देखेंगे, और उसका कोर्स भी देखेंगे. तो चलो उसका बैकग्राउंड को चलते हैं. जब 1600, देखो यहाँ पे टाइम पीरियड कहाँ था, 1767 से 69 तक. तो यहाँ हम लोग उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से पढ़ेंगे. यहाँ है 1612 में एक तो हिंदू किंगडम था जो कि ओडियर्स थे. वो किंगडम का नाम था ओडियर्स किंगडम, एमर्ज्ड इन द रीजन ऑफ मैसूर. तो यहाँ पे मैसूर में एक स्वाधीन इंडिपेंडेंट किंगडम डेवलप हुआ. उसको ओडियर्स बोला जाता था. वो 1612 में. तो उसके जो रूलर थे
चिक्का कृष्णा राजा वुडियर सेकेंड, जो कि बहुत टाइम तक शासन किए 1734 से। यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1612 से स्टार्ट हुआ, बट और भी बहुत सारे रूलर होंगे, वहाँ पे उनका नाम नहीं बोला गया है। तो यहाँ पे 1764 से लेकर 1766 तक ये जो चिक्का कृष्णराज वुडियर सेकेंड ये शासन किए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं हैदर अली, क्यों इनका नाम क्यों दिया गया, उनका पहले राजा का नाम क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है हिस्ट्री ऑफ मैसूर, और जो राइवलरी विद द ब्रिटिशर्स जो है, तो उसके बारे में हम लोग यहीं से ही जानेंगे। तो चिक्का और कृष्णा राजा वडियर जो थे, तो उनके जो थे हैदर अली जो थे, हैदर अली हु वाज अपॉइंटेड एज ए सोल्डर इन द आर्मी ऑफ उडियर्स। जो उडियर्स राजवंश था, उडियर राजवंश के हैदर अली एक सोल्डर और आर्मी के हिसाब में अपॉइंटेड हुए। किसके द्वारा? चिक्का कृष्णा राजा के द्वारा। बिकेम द डी फैक्टो रूलर ऑफ मैसूर विथ हिज ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। उनका बहुत बढ़िया सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स था, मिलिट्री टैक्टिक्स था, और बहुत पावरफुल थे, बहुत अच्छे सेना थे। तो ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ द 18th सेंचुरी, जब सेकेंड हाफ हुआ 18th सेंचुरी का, तो तब क्या हुआ ना, मैसूर एमर्ज्ड एज ए फॉर्मिडेबल पावर अंडर हिज लीडरशिप। तो बाद में क्या हुआ ना, चिक्का कृष्णा राजा थे, बट ये जो सेनापति थे ये बहुत पावर को आ गए 18th सेंचुरी के बीच में, मतलब 1758 तो 1766 तक शासन किए। तो इनके बीच में ये बहुत पावरफुल हो गए। तो फिर क्या हो रहा, मैसूर्स प्रोक्सिमिटी विद द फ्रेंच एंड हैदर अलीज कंट्रोल ओवर द रिच ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट थ्रेटेन द पॉलिटिकल कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द इंग्लिश एंड देयर कंट्रोल ओवर माड्रास। तो ये जो इस साइड है, तो इसको मालाबार कोस्ट बोला जाता है। तो मालाबार कोस्ट में यहाँ पे माड्रास के ऊपर किसका ज़्यादा से राज था? यहाँ पे इंग्लिश का राज था, ठीक है, इंग्लिश का राज था। तो इनका ब्रिटिशर्स का फ्रेंच के साथ ही एक स्ट्रगल हुआ था और फाइट हुआ था, वार हुआ था। तो वो वार के बेस में इंग्लिश थोड़ा से फ्रेंच को भी थोड़ा डरते थे, उनके साथ झगड़ा भी हो गया, उनको भी डरते थे, और उसके साथ हैदर अली का भी पावर जो बढ़ रहा था, उनका पावर को देख के भी ये डरने लगे। बोले कि ये जब आ जाएगा पावर को, तो ये हमारा माड्रास को ऑक्युपाई कर लेगा, और माड्रास में हमारा जो पावर है वो पावर को रिड्यूस कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो उनका थोड़ा डर था। किस किस को डर था? फ्रेंच को भी थोड़ा सा डर था, और हैदर अली का कंट्रोल को भी डर था, क्योंकि हैदर अली पूरा मालाबार कोस्ट को, ये जो है मालाबार कोस्ट को पूरा वो क्या कर रहे थे? कंट्रोल कर रहे थे। तो माड्रास बीच में ही आता है, तो डर था किसको? ब्रिटिशर्स को। तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। द निजाम ऑफ हैदराबाद, द मराठास एंड इंग्लिश अलेड टुगेदर अगेंस्ट हैदर अली। तो बोलते हैं ना, भारत का एक डिमेरिट्स ये है कि भारत में कोई भी आगे जब बढ़ रहा होगा, उसके पीछे से कोई ना कोई अपना नहीं समझ के और उसका पैर को खींचेंगे, ठीक है। तो हैदर अली का जो पावर बढ़ रहा था, तब यहाँ पे महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र का जो मराठास जो थे, ये लोग भी इनसे दुश्मनी करते थे, जलते थे। और निजाम ऑफ हैदराबाद के जो निजाम थे यहाँ के, वो भी इनको जलते थे। किसको? टिप्पू सुल्तान को डरते थे, सॉरी हैदर अली को डरते थे। सोचते थे कि ये जब पावर को आ जाएंगे, हमारा आधिपत्य कम जाएगा और हमारा इंपोर्टेंस कम जाएगा। तो वो लोग क्या किए ना, वो लोग निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठास और इंग्लिश के साथ मिल गए। किसके अगेंस्ट में? हैदर अली के अगेंस्ट में। तो हैदर डिप्लोमेटिकली टर्न द मराठास न्यूट्रल एंड निजाम इनटू हिज अली अगेंस्ट द नवाब ऑफ अरकोट। तो यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ। तो यहाँ पे ये दोनों से ना मिल गए थे इंग्लिश के साथ, लेकिन हैदर अली क्या किए ना, डिप्लोमेसी अप्लाई करके मराठास को क्या किए, न्यूट्रल कर दिए, और जो निजाम जो थे हैदराबाद के, उनको अपना दोस्त बना लिए। तो इसको देख के ब्रिटिशर्स पूरा डर गए। बोले कि हमारे साथ वो लोग मिले हुए थे, ये हैदर अली का इतना सारा पावर है कि उन लोगों को अपने तरफ झुका लिया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, तो उनको डरा गया, यहीं से फाइटिंग स्टार्ट होगा। बट मैं यहाँ पे थोड़ा मेंशन क्यों हैदर अली के बारे में, तो उनके बारे में भी हमको जानना है, क्योंकि वो भी एग्जाम में आ सकता है, उनका टाइम पीरियड और उनका इंपॉर्टेंस क्या था। तो यहाँ पे थोड़ा सा उनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो देखते हैं हैदर अली, जो कि 1721 से लेके 1700
82 तक रहे थे, मतलब यहाँ पे पैदा हुए, यहाँ पे उनका डेथ हुआ। बॉर्न इन एन ऑब्सक्योर फैमिली, स्टार्टेड हिज करियर एज ए हॉर्समैन, हॉर्समैन के हिसाब में उनका कैरियर स्टार्ट हुआ इन द मैसूर आर्मी अंडर द मिनिस्ट्रीज ऑफ की चिक्का कृष्णा वडेयर में, जो आपको बोली चिक्का कृष्णा वडेयर के अंडर में ही वो मिलिट्री में पहले हॉर्समैन के हिसाब में उनका कैरियर स्टार्ट हुआ। ही वॉज अनएजुकेटेड, वो इतना पढ़े लिखे नहीं थे बट इंटेलेक्चुअल थे। खाली एजुकेशन के साथ इंटेलेक्चुअल का कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इंटेलेक्चुअलिटी वो अपने अंदर से आता है, अपने साहस से आता है और अपने क्वालिटी से आता है। अनएजुकेटेड बट इंटेलेक्चुअल एंड डिप्लोमेटिकली एंड मिलिटरीली स्किल्ड, मिलिटरी में भी एक नंबर थे, डिप्लोमेसी में भी एक नंबर थे, इंटेलेक्चुअली में भी एक नंबर थे, बट उनका क्वालिफिकेशन कुछ नहीं था। ही बिकेम द डी फैक्टो रूलर ऑफ मैसूर इन 1761। तो उनका टाइम पीरियड कब था चिक्का कृष्णा राजा का? 1737 से लेकर 1766 तक था, जो हम लोग आगे पढ़े। तो इसके बीच में 1761 में ये पूरा एक बड़े से पावरफुल रूलर जैसे बन गए। आर इंट्रोड्यूस वेस्टर्न मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग इनटू हिज आर्मी विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच आर्मी। तो क्या किया, ये जब रूलर बन गए 1761 में, कौन? हैदर अली, अपने डिप्लोमेसी के द्वारा, अपने मिलिट्री स्किल के द्वारा। जब 1767 ये भी इनका भी तो शासन चला हुआ था ना, ये इनको पृष्ठपोषकता दिए, मतलब क्या बोलते, पैट्रोनाइजेशन दिए, तो उनको सपोर्ट भी किए, बोले कि ये बहुत चाहते थे इनको, हैदर अली को। तो क्या हुआ ना उनके बीच में, हाँ, वो जब पावर को आ गए, पावर को आने के बाद तो क्या किया ना, मिलिट्री को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ट्रेनिंग दिए। और ट्रेनिंग दिए किसके हेल्प के द्वारा? फ्रेंच आर्मी के द्वारा, क्योंकि फ्रेंच उनको सपोर्ट कर रहे थे ना, क्योंकि फ्रेंच किसके दुश्मन? ब्रिटिशर्स के दुश्मन होने से इनके दोस्त हो गए। तो उनके जरिए से वो अपने मिलिट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए। विथ हिज एक्सीलेंट मिलिट्री स्किल ही टुक ओवर निजामी आर्मी एंड मराठास एंड कैप्चर डोड बल्लापुर, क्योंकि जो निजामी जो थे उनको तो सब उनको अपने तरफ तो ले गए थे, फिर भी जो दुश्मन तो दुश्मन होते हैं, वो बाद में भी उनके साथ ट्रेचरी रोल प्ले कर सकते थे। तो उसके लिए वो क्या किया ना, उनके मिलिट्री स्किल होने के बाद वो क्या किया ना, निजामी को हराने का कोशिश किए, मराठास को हराने का कोशिश किए। उसके साथ कैप्चर क्या क्या कर लिए, डोड कैप्चर किए, बल्लापुर कैप्चर किए, सेरा, बेदनूर एंड हस्कॉट इन 1761 से लेकर 63 तक सबको कैप्चर कर लिए। एंड ब्रड द सबमिशन ऑफ द ट्रबलसम पॉलीगार्स टू साउथ इंडिया तमिलनाडु। तो और एक चीज़ है, पॉलीगार्स किसे बोला जाता था? ये साउथ इंडिया के पॉलीगार्स है, जिसको जमींदार टाइप का बोला जाता था। जमींदार कैसे थे हमारे नॉर्थ साइड में? क्योंकि वो लोग बहुत लूटते थे, किसे? पीजान्स को लूटते थे। तो इन लोगों भी थोड़ा से मिले हुए थे ब्रिटिशर्स के साथ, तो इन लोगों को भी ये क्या किया ना, चकमा दे दिया। कौन? जो थे हैदर अली। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए। तो नेक्स्ट देखते हैं पॉलीगार्स, और जो पॉलीगार्स है उनको पलाई या करार्स भी बोला जाता है। वेयर अपॉइंटेड एज मिलिट्री चीफ्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के टाइम से पॉलीगार्स जो थे वो लोग विजयनगर के आर्मी में उनको अपॉइंट किया जाता था। एम्पायर इन पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया में दे आल्सो कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द कल्टिवेटर्स, जो कि मैं बोली जो जमींदार का रोल भी प्ले करते थे, और ये लोग थोड़े से पावरफुल थे और इनको मिलिट्री में भी रखा जाता था। किस टाइम से? ये लोग सब, क्योंकि इनके बारे में बोला गया थोड़ा, जो इनके कैसे थे और कौन थे। तो इनका दो ठो रोल था, एक ठो मिलिट्री में रहते थे, और वो किसके टाइम से? विजयनगर के टाइम से, और वो लोग टैक्स कलेक्शन करते थे। ठीक है, तो फिर देखते हैं रिकवरिंग फ्रॉम देयर डिफीट द मराठास एंड माधव राव अटैक्ड मैसूर। रिकवरिंग फ्रॉम देयर डिफीट, तो वो उनसे रिकवरी पाने के लिए मराठा अंडर द माधव राव, क्योंकि आपको पता है मैं आगे बोली कि मराठा और निजाम जो कि किसका दुश्मन थे, किसका जलस कर रहे थे? हैदर अली का जलस कर रहे थे। तो मराठा जो थे अंडर द माधव राव के अंडर में अटैक्ड मैसूर, तो वो लोग सडनली मैसूर को अटैक कर दिए एंड डिफीटेड हैदर अली को डिफीट कर दिए, क्योंकि सडनली किए तो इनको पता भी नहीं था, देयर वाज नो प्रिपरेशन ऑफ हैदर अली। तो 1764 में अटैक किए, परास्त किए, 1766 में अटैक किए, परास्त किए, 1771 में अटैक किए, परास्त किए। जब परास्त कर दिए तो हैदर अली जितना पावरफुल भी होने से भी फिर भी उनके साथ ट्रीटी करेंगे, पीस का समझौता करेंगे। तो टू बाय पीस हैदर अली हैड टू गिव देम लार्ज सम्स ऑफ मनी,
क्योंकि जब हार गए तो उनको बहुत बड़ा अमाउंट का पैसा देना पड़ा। और बट आफ्टर माधवराव's डेथ, माधवराव का जब डेथ हो गया 1772 में, जब उनका डेथ हो गया, हैदर अली रेडेड द मराठा से नंबर ऑफ टाइम्स, 1774 और 76 में। उनका डेथ के बाद वो क्या किया ना, हाँ, मराठास को फिर से अटैक किए। कौन? हैदर अली। तो 1774 में और 76 में अटैक करने के बाद फिर रिकवर कर लिए, जितना सारा प्लेस, जितना सारा मनी उनको दिए थे सब वो फिर लेके आ गए। ठीक है, तो ये मराठा और किसके बीच का बात है? हैदर अली का बात है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हैदर अली का बात खत्म हो गया, तो फिर हम लोग अभी देखेंगे कोर्स ऑफ वार। तो कोर्स ऑफ वार में क्या था? कोर्स ऑफ वार में द वार कंटिन्यूड फॉर ईयर एंड ए हाफ विदाउट एनी कंक्लूजन। कुछ भी कंक्लूजन नहीं हुआ, 1.5 साल तक चला रहा। तो हैदर चेंज्ड हिज स्ट्रैटेजी एंड सडनली अपीयर्ड बिफोर द गेट्स ऑफ मद्रास, कॉजिंग कंप्लीट chaos एंड पैनिक एट मद्रास। तो जिस चीज़ का डर था, किसे? ब्रिटिशर्स को जिस चीज़ का डर था, क्योंकि मालाबार को पूरा कंट्रोल कर रहे थे हैदर अली, तो इनको ब्रिटिशर्स को पता था कि मद्रास एक दिन भी एक दिन हैदर अली का हाथ को चला जाएगा। तो ये क्या कहना, जब वार कंटिन्यू रहा तो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये सडनली हैदर अली क्या कहना पूरा मद्रास के गेट को चले गए और मद्रास को ऑक्यूपाई कर लिए। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स पूरा डर गए। तो क्या हुआ ना, दिस फोर्स द इंग्लिश टू कंक्लूड ट्रीटी विद द हैदर ऑन 1769। अभी मैं बोली थी 1767 से कंटिन्यू रहा, 1769 में ख़त्म हुआ, तो 1769 आ गया। तो उस टाइम में क्या कहना, मद्रास को ही ऑक्यूपाई कर लिया। कौन? हैदर अली। तो ऑक्यूपाई करने के बाद एक तो ट्रीटी हुआ, उनका साइन हुआ ट्रीटी, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ मद्रास। एग्जाम में ऐसा पड़ता है कि पहला मैसूर वार का ट्रीटी का नाम क्या था, तो ट्रीटी का नाम था मद्रास ट्रीटी। तो मद्रास को ऑक्यूपाई किए थे, मद्रास बेस में मद्रास ट्रीटी हुआ था। तो वो ट्रीटी के हिसाब में क्या हुआ था देखते हैं। द ट्रीटी प्रोवाइडेड फॉर द एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स एंड कंकर्ड एरियाज। तो जो भी ब्रिटिशर्स जो भी ऑक्यूपाई किए थे हैदर अली का, तो सब उनको रिटर्न बैक करना पड़ा। और हैदर वाज प्रोमिस टू हेल्प द इंग्लिश इन केस ही वाज अटैक्ड बाय एनी अदर पावर। हैदर को प्रोमिस किया गया कि हैदर को प्रोमिस किया गया कि तुम्हें कोई भी अटैक करेगा, क्योंकि मद्रास ट्रीटी के हिसाब में तो हैदर को बोले तुम्हें कोई भी जब अटैक करेगा तो हम लोग तुमको सपोर्ट करेंगे। तो ये भी हैदर अली भी और ट्रीटी में खुश हो गए, बोले कि ठीक है, मुझे कोई भी अटैक करेगा वो मुझे हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ लेकिन सच नहीं हुआ। ये सच नहीं हुआ बोल के सेकेंड एंग्लो मैसूर वार है, तो हम लोग सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का भी फिर हम लोग को बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ आएगा जो मैं बोली अभी। तो देखते हैं, यहाँ पे अच्छे से देखना है। द ब्रिटिश फेल टू अडहियर द ट्रीटी ऑफ मद्रास व्हेन मैसूर वाज अटैक्ड बाय द मराठा आर्मी इन 1771। तो मैं अभी बोली थी आपको कि जो 1771 में किसका, माधवराव का डेथ होने के बाद, यहाँ पे डेथ नहीं हुआ, यहाँ पे भी एक अटैक हुआ था, किसके ऊपर? हैदर अली के ऊपर अटैक हुआ था। तो ये लोग बोले थे 69 में उनका ट्रीटी साइन हुआ था, मद्रास ट्रीटी। तो 69 को देखो, 71 को देखो, तो जब मराठास यहाँ पे ऑक्यूपाई किए, इनको जब क्या किए, इनको जब अटैक किए 1771 में, तो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना था, किसे? हैदर अली को सपोर्ट करना था, बट वो सपोर्ट नहीं किए। ठीक है, यहीं पे एक बड़ा सा मतलब ट्रेचरी रोल प्ले हुआ, तो यहाँ पे नहीं हुआ। द ब्रिटिश फेल टू अडहियर द ट्रीटी ऑफ मद्रास। मद्रास का जो रूल्स था, रेगुलेशन था, उसको फॉलो नहीं कर पाए, मतलब उसको सपोर्ट नहीं कर पाए। उसके हिसाब से वो लोग जो प्रॉमिस किए थे, प्रॉमिस को रख नहीं पाए। हैदर अली अक्यूज्ड हिम फॉर द ब्रीच ऑफ फेथ। जो विश्वासघातता करने के लिए ये उनको क्या किए, अक्यूज़ किए, बोले कि तुम लोग मतलब इसके काबिल नहीं, प्रोमिस के काबिल नहीं है। तुम लोग बोले कि मुझे सपोर्ट करोगे, बट 1771 में वो लोग मुझे अटैक किए, बट यू डिडंट सपोर्ट मी। तो उनके बीच में फिर बड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, किसके बीच में? हैदर अली के बीच में, और प्लस हैदर अली के बीच में प्लस इंग्लिश के बीच में। मोर एवर हैदर अली फाउंड द फ्रेंच मोर रिसोर्सफुल इन टर्म्स ऑफ फुलफिलिंग द आर्मी रिक्वायरमेंट ऑफ द गन्स, सल्पीटर एंड लीड। वो देख रहे हैदर अली पाए कि जो भी रिक्वायरमेंट है, किसका? हैदर अली का जो भी रिक्वायरमेंट है, तो उसको फ्रेंच ही फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंच को सपोर्ट करने लगे, तो आगे से भी सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पे और भी सपोर्ट करने लगे। कंसिक्वेंटली ही स्टार्टेड इम्पोर्टिंग फ्रेंच वार मटेरियल्स टू मैसूर। तो लास्ट में क्या किया ना, जो जितना सारा फ्रेंच का मटेरियल्स था, जो भी अच्छा सब मटेरियल्स था, तो वो सबको अपने मैसूर को वो क्या किया ना, इंपोर्ट करने लगे, मतलब लाने लगे। ठीक है, आमदनी करने लगे। ए फ्रेंच पोजीशन ऑन द मालाबार कोस्ट।
कहाँ पे, मालाबार कोस्ट में वो फ्रेंच का बहुत सारा चीज़ को इम्पोर्ट करने लगे, क्योंकि टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। द इंक्रीजिंग फ्रेंडशिप बिटवीन द टू रेस्ड कंसर्न फॉर द ब्रिटिश। तो ये जो दोनों का जो दोस्ती हुआ फ्रेंच का और प्लस हैदर अली का, तो इनको डर लगने लगा इंग्लिश का। इंग्लिश बोले कि अरे हैदर अली तो अपना मिलिट्री को भी बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो उसके साथ भी उनके दोनों का मस्त दोस्ती हो गया है, तो इनको ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये और भी उनको मतलब जेलस फील कराया किसको, ब्रिटिशर्स को। Consequently, the British tried to capture Mahe, which was under Hyder Ali's protection। तो ये जो माहे जो था, माहे क्योंकि माहे के जरिए से ही वो यहाँ पे सब लाना मतलब लाते थे मालाबार कोस्ट को, जो भी मिलिट्री का जो भी रिक्वायरमेंट्स था फ्रेंच के जरिए से जो इंपोर्ट कर रहे थे, तो ये माहे के जरिए से लाते थे, मतलब माहे का पास दे के लाते थे। तो ये माहे जो था, ये माहे को ऑक्यूपाई कर लिया कौन, ब्रिटिश ऑक्यूपाई कर लिया। याद रखना, वहाँ पे मद्रास को ऑक्यूपाई किए थे हैदर अली, यहाँ पे देखे तो ये सेकेंड में माहे को ऑक्यूपाई किए कौन, ब्रिटिशर्स। तो माहे किसके लिए इंपॉर्टेंट था, ये हैदर अली के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि माहे के जरिए से ही वो लोग लाते थे। देखो यहीं पे मैं बोल रही हूँ, थ्रू माहे, माहे देकर वो लोग फ्रेंच का वार मटेरियल्स मंगवाते थे, ठीक है। तो कोर्स ऑफ वार, तो वार का गति कहाँ गया, हैदर अली फोर्स्ड एन अलियंस विद द मराठास एंड निजाम अगेंस्ट द ब्रिटिश। हैदर अली फोर्स्ड एन अलियंस विथ मराठास एंड निजाम अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो हैदर अली क्या किया ना, सपोर्ट मांगे किसका, जो मराठास का सपोर्ट मांगे। देखो मराठा का और हैदर अली का भी पड़ता नहीं था, जो कि उनके बीच में फाइटिंग भी हुआ, ये भी मतलब मैं बोली आगे से। फिर भी वो मराठा का सपोर्ट मांगे और निजाम का सपोर्ट मांगे, वो बोले कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में, ठीक है। तो सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं देखते हैं। ही अटैक द कर्नाटिक, कैप्चर आरकोट एंड डिफीटेड इंग्लिश आर्मी अंडर कॉलोनियल बेली इन 1781। ये याद रखना है, इंग्लिश को हरा दिए। कौन हरा दिए, जो थे हैदर अली, वो कॉलोनियल बेली के अंडर में जितना भी थे पावरफुल मतलब लोग, तो उन सबको हरा दिए 1781 में। कौन सा, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के टाइम में, माहे को ऑक्यूपाई करने के बाद, ठीक है। तो फिर इन द मीन टाइम द इंग्लिश जो थे अंडर सार आयरकुट, इंग्लिश क्या किया ना, सार आयरकुट के अंडर में आए, डिटाच बोथ द मराठास एंड निजाम फ्रॉम द हैदर साइड। तो यहाँ पे जो मैं बोली, जो यहाँ पे वो सपोर्ट मांगे, लेकिन ये लोग सपोर्ट दिए, देने के बाद ही वो लोग अटैक करके कॉलोनियल बेली के अंडर में और 1781 में उनको हरा दिए। किसको, ब्रिटिशर्स को हरा दिए। कौन, हैदर अली हरा दिए। तो यहाँ पे सार आयरकुट क्या कहना है, उनको खबर पहुँचा कि हैदर अली हरा दिए तीनों के साथ, मराठास के साथ, निजाम के साथ मिल के किसको हरा दिए, ब्रिटिशर्स को हरा दिए। तो इसलिए ब्रिटिशर्स क्या किए ना, वो सार आयरकुट जो थे ये बहुत पावरफुल थे, तो इनके अंडर में आर्मी भेजे और क्या किया ना, मराठा और निजाम को हैदर अली के साइड से उनको डिटैच कर दिए, मतलब दूर कर दिए, ठीक है, मतलब दूर कर दिए, उन दोनों को दूर कर दिए, ठीक है। दूर करने के बाद हैदर साइड को दूर कर दिए, बट द अनडिटर्ड हैदर फेस द इंग्लिश बोल्डली। फिर भी हैदर अली घबराए नहीं, वो इंग्लिश के साथ बोल्डली फेस किए टू सफ़र ए डिफीट एट पोर्टो नोवो। तो इस सेकेंड एग्जाम में पढ़ते हैं कि पोर्टो नोवो वार कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था और कौन से युद्ध में हुआ था। तो ये होता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के टाइम में, जहाँ पे ब्रिटिशर्स को जो थे सर आयरकुट के अंडर में आकर इनके मराठा को अलग कर दिए थे और निजाम को अलग करने के बाद पोर्टो नोवो में हरा दिए थे। किसको, हैदर अली को हरा दिए थे। हाउएवर ही regrouped his forces and defeated the English and captured their commander Braithwaite। फिर क्या किया ना, हैदर अली फिर भी डरे नहीं, तो हराने के बाद भी फिर ये क्या किया ना, फिर वो अपने फोर्सेस को रीग्रुप्ड किए, फिर फोर्सेस के साथ उनको फिर से ऑर्गेनाइज करके फिर इंग्लिश को हरा दिए। हरा के क्या लिए, मतलब सोचो बहुत बड़ा वहाँ पे दंगा हो रहा था, मतलब बहुत बड़ा सा, मतलब फाइटिंग पूरा फायर्स फाइटिंग था, मतलब जो बोलते हैं फाइटिंग का लायक फाइटिंग हुआ था। तो कमांडर जो थे ब्रेथवेट, इनको कैप्चर कर लिए। कौन, हैदर अली, ब्रिटिशर्स को हरा के इसको कैप्चर कर ली। हैदर अली डाइड, उसके बाद क्या होना, यहीं पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, जो कि 1781 में पोर्टो नोवो में वो हारने के बाद फिर इनको ही हरा दिए थे ब्रेथवेट के अंडर में, बट यहीं पे उनका डेथ हो जाता है 1782 में। हैदर अली का डेथ हो जाता है, वो कैंसर से मर जाते हैं, ठीक है। तब कैंसर का मेडिसिन नहीं था, अभी भी है तो नहीं ज़्यादा, तो इसके लिए कैंसर में उनका डेथ हो गया। हिज सॉन,
तो उसके बाद जो सॉन उनका था टीपू सुल्तान कैरिड ऑन वार फॉर 1 ईयर विदाउट द पॉजिटिव आउटकम। तो यहाँ पे देखते हैं सेकेंड वार में, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली का डेथ होता है। उसके बाद उनका बेटे सिंहासन आहरण करते हैं और वो पूरा आकर सिंहासन में वो किसके अगेंस्ट में लड़ते हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ते हैं। फेड ऑफ विथ एन इनकन्क्लूसिव वार बोथ साइड्स ऑप्टेड फॉर पीस। उसके बाद दोनों चाहे, ए भी चाहे कि हम लोग पीस करेंगे, ए भी चाहे हम लोग पीस करेंगे। कौन? टीपू सुल्तान भी चाहे कि पीस कर देंगे, सच अच्छा होगा। ब्रिटिश भी चाहे कि पीस कर देंगे, क्योंकि दो फाइटिंग हो गया अभी। तो वो लोग क्या कहते हैं, एक ट्रीटी हुआ, उसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो याद रखना, पहला ट्रीटी था ट्रीटी ऑफ मैड्रास, सेकेंड था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। एम से याद रखना है। तो कब हुआ? 1784 में। अंडर द बोथ पार्टीज गेव बैक द टेरिटोरीज दे हैड टेकन फ्रॉम ईच अदर। जो जिसका टेरिटोरी ले गए थे पहले, तो वो उसका लिया था, वो उसको लिया था, सबको रिटर्न कर दिए। तो मैंगलोर ट्रीटी में उनका समाधान हो गया, बोले कि ठीक है हम लोग और फाइट नहीं करेंगे। तो फिर क्या हुआ ना, यहीं पे मैं बोलूँगी टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा बोलूँगी। उसके बाद फिर थर्ड एंग्लो मैसूर जब यहीं पे ख़त्म हो गया, तो यही ख़त्म हो जाना चाहिए था। फिर क्यों? फिर से फाइटिंग एक हुआ, और भी दो युद्ध हुआ, जो कि एंग्लो मैसूर वार थर्ड और एंग्लो मैसूर वार फोर्थ। तो यहीं पे थोड़ा टीपू सुल्तान के बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो क्या है, टीपू सुल्तान जो थे वो 1750 में पैदा हुए थे। टीपू सुल्तान वॉज हैदर अली सॉन एंड ग्रेट वॉरियर आल्सो नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर। तो टाइगर ऑफ मैसूर किसे बोला जाता है? उनको बोला जाता है टीपू सुल्तान को। ही वॉज वेल एजुकेटेड मैन, ये बहुत बढ़िया एजुकेटेड मैन थे। फ्लुएंट अरबिक फ्लुएंट बोलते थे, पर्शियन बोलते थे, कनारीज बोलते थे, उर्दू भी बोलते थे, ठीक है। उसके बाद टीपू लाइक हिज फादर हैदर अली गेव मैक्सिमम केयर टू द रेजिंग ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंट मिलिट्री फोर्स। मिलिट्री फोर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे उनके बाप के जैसे। कौन? टीपू सुल्तान। ही ऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी ऑन यूरोपियन मॉडल विथ पर्शियन वार्ड्स ऑफ कमांड। तो पर्शियन वार्ड्स ऑफ कमांड के ऊपर, लेकिन यूरोपियन के जैसे वो सज्जित किए, आर्मी को सज्जित किए, क्योंकि यूरोपियन के जो आर्मी थे बेसी पावरफुल थे, ठीक है। तो दो ही टूक द हेल्प ऑफ फ्रेंच ऑफिसर्स, फिर भी ये भी उनके पापा के जैसे वो भी फ्रेंच ऑफिसर्स का सपोर्ट लिए अपने सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए। ही नेवर अलाउड देम फ्रेंच टू डेवलप इनटू प्रेशर ग्रुप। तो लोग को प्रेशर ग्रुप, उनको फ्रेंच को भी उतना पावर नहीं दिया कि वो अपना प्रेशर ग्रुप बनाए, तो ये इनको सपोर्ट किया ओनली। टीपू वॉज वेल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ नावल फोर्स। इनको ये भी पता था, नावल फोर्स के बारे में भी अवेयर थे, चला मतलब उनको पता था, किसको? टीपू सुल्तान को पता था। इन 1796 में ही सेट ऑफ ए द बोर्ड ऑफ एडमिरल्टी एंड प्लान फॉर फ्लीट ऑफ 22 बैटल शिप्स एंड 20 लार्ज फ्रिगेट्स। तो इन्हें 1793 में वो एक सेटअप किए बोर्ड, जो कि एडमिरल्टी का बोर्ड किए। उसमें प्लान हुआ कि 22 ठो बैटल शिप बनेगा और 20 लार्ज फ्रिगेट्स बनेगा, जो कि फाइटिंग के लिए। ही एस्टैब्लिश 3 डॉकयार्ड्स एंड मंगलोर, वाजिबाद एंड मौलीबाद। ये तो याद रखना है कि डॉकयार्ड किसे बोलते हैं? जहाँ पे जो ट्रेड एंड कॉमर्स होता है, मतलब समंदर के पास पे। तो कहाँ कहाँ पे बिठाए थे? मंगलोर में बिठाए थे, कौन? टीपू सुल्तान। वाजिदाबाद में बिठाए थे और मौलीदाबाद में बिठाए थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ही वॉज ऑल्सो पैट्रोन ऑफ साइंस। और साइंस को भी सपोर्ट प्यार करते थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी वो टाइम दिए थे। एंड क्रेडिटेड एज द पायोनियर रॉकेट टेक्नोलॉजी। और क्या? पायोनियर रॉकेट टेक्नोलॉजी के भी वो पायोनियर थे, मतलब पूरा फर्स्ट मैन थे जो कि रॉकेट टेक्नोलॉजी को वो सपोर्ट कर रहे थे और उसको डेवलप करने के लिए बहुत सारा मतलब अनुदान भी दे रहे थे। ही रोट ए मिलिट्री मैनुअल एक्सप्लेनिंग द ऑपरेशन ऑफ रॉकेट्स। रॉकेट्स का ऑपरेशन काम के लिए भी वो बहुत सारा मैनुअल लिख रहे थे। और ही वॉज ऑल्सो पायोनियर इन इंट्रोड्यूसिंग सेरिकल्चर ऑफ द मैसूर स्टेट। मैसूर स्टेट में सेरिकल्चर जो है, क्या बोला जाता है उनको? सेरिकल्चर का जो सूता, जो मतलब जो कॉटन बनता है, कॉटन तो नहीं, सिल्क। तो सिल्क के लिए भी सेरिकल्चर को भी मैसूर में यही पहला बढ़ावा दिए थे। टीपू वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ डेमोक्रेसी को वो प्यार करते थे। एंड ग्रेट डिप्लोमेट हु गेव हिज सपोर्ट टू फ्रेंच सोल्जर्स को सपोर्ट कर रहे थे एट सेरिंगपट्टनम इन सेटिंग ऑफ जाकोबिन क्लब। 1797 में जो जाकोबिन क्लब बना था फ्रांस में, तो वो इसके एक मेंबर बने और उसको सपोर्ट किए। तो 1789 में क्या हुआ था फ्रांस में, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है।
तो मैं बोल देती हूँ यहाँ पे क्या हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जाकोबिन क्लब इस्टेब्लिश हुआ था 1797 में। तो यहाँ पे ये मेंबर थे। तो इसका मतलब क्या, इससे पता चल रहा है टीपू सुल्तान बहुत पावरफुल थे। और टीपू हिमसेल्फ और पावरफुल भी थे, एजुकेटेड भी थे, टैलेंटेड भी थे, मिलिटरीली स्किल्ड भी थे, एजुकेशन में और अपना स्पीकिंग स्टाइल में भी बहुत आगे थे। टीपू हिमसेल्फ बिकेम द मेंबर ऑफ जाकोबिन क्लब एंड अलाउड हिमसेल्फ टू कॉल्ड सिटीजन टीपू। ठीक है। ही प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एट सेरिंगापट्टनम। एग्जाम में पढ़ता है ऐसा कि ट्री ऑफ लिबर्टी सेरिंगापट्टनम में कौन प्लांटेड किया था, कौन लगाया था, तो वो थे हमारे टीपू सुल्तान। ठीक है। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आ गए टीपू सुल्तान से। कौन, किसको मैसूर का टाइगर बोला जाता है, कौन जाकोबिन क्लब का मेंबर था, कौन ट्री ऑफ लिबर्टी को बनाया था, मतलब प्लांट किया था। उसके बाद देखते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता है। थर्ड एंग्लो मैसूर में क्या हुआ, ये 1790 से स्टार्ट होता है, 92 में ख़त्म होता है। वो या पहला क्या हुआ था, जो पहला वाला वार हुआ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 से लेकर 69, उसके बाद हुआ 80 से लेकर 84 तक, उसका ये हो गया 90 से लेकर 92 तक। ठीक है। तो उसका बैकग्राउंड देखते हैं। द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज नॉट इनफ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश। जो मैंगलोर ट्रीटी था, तो मैंगलोर ट्रीटी उनको इनफ नहीं था, मतलब वो पूरा ठीक नहीं था, जो कि उनके दोनों का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो बोथ वेयर एमिंग टू एस्टैब्लिश देयर ओन पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ओवर द डेक्कन। दोनों चाहते थे, इंग्लिश भी चाहता था डेक्कन में अपना पावर को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और टीपू भी चाहता था कि डेक्कन में अपना पावर को ज़्यादा डेवलप करने के लिए। द थर्ड एंग्लो मैसूर वार बिगान व्हेन टीपू अटैक ट्रावेनकोर। तो ट्रावेनकोर जो एरिया था, ट्रावेनकोर यहाँ पे केरला के साइड में, केरला कर्नाटक के साइड में, तो यहाँ पे क्या करना, ट्रावेनकोर को जब टीपू अटैक कर दिया, एंड आली ऑफ इंग्लिश एंड द ओनली सोर्स ऑफ पेपर फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब क्या हुआ ना, ट्रावेनकोर को पहले टीपू क्या ने अटैक कर दिए, तो ये इंग्लिश के लिए खड़कने लगा। तो वो क्या किया ना, उनके साथ फाइटिंग करे। और क्या, ट्रावेनकोर हार्ड परचेस्ड, तो ट्रावेनकोर को जो अटैक किया, तो ट्रावेनकोर क्या क्या किए थे, हार्ड परचेस्ड जो खरीदा था जालकोटाल कन्नौर फ्रॉम डच से। ट्रावेनकोर जो था वो क्या क्या खरीदा था, जालकोटाल और कन्नौर डच के पास से खरीदा था, इन द कोचिन स्टेट विच वाज ए फ्यूडेटरी ऑफ टीपू। जो कि ये सब को जो खरीदा था कहाँ से, डच के पास से, ये सब किसके फ्यूडेटरी थे, बोलो टीपू के फ्यूडेटरी थे। ही कंसिडर द एक्ट ऑफ ट्रावेनकोर एज ए वायोलेशन ऑफ हिज सॉवरेन राइट्स। तो वो देखा कि ट्रावेनकोर जो ये काम कर रहा है, मतलब इसको जो खरीद रहा है और इसके ऊपर जो वायोलेट कर रहा है, तो ये एक ट्रावेनकोर जो हमारा सॉवरेन राइट्स है, इसका किसका, ये सब जगह का जो सॉवरेन राइट्स है, इसको वायोलेट कर रहा है कौन, ट्रावेनकोर। इसके लिए वो ट्रावेनकोर को मतलब क्या किए, अटैक किए। तो ट्रावेनकोर उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स के अधीन में था, तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो कोर्स ऑफ वार क्या हुआ, द ब्रिटिश साइडेड विद ट्रावेनकोर। तो वो ट्रावेनकोर को सपोर्ट किए ब्रिटिशर्स, अटैक्ड मैसूर, मैसूर को अटैक किए, जाहिर से बात है। द निजाम एंड मराठास हु वर जेलस टू टीपू ग्रोइंग पावर जॉइन द ब्रिटिश। फिर क्या कहना है, निजाम और मराठा वो हमेशा अपना जो साइड चेंज करते रहे। तो निजाम और मराठा किसको सपोर्ट किए, वो तो जेलस थे टीपू को, तो वो फिर ब्रिटिश को फिर से सपोर्ट किए थर्ड एंग्लो मैसूर वार में। इन 1790 में टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी अंडर जनरल मिड्डू। तो जनरल मिड्डो के अंडर में जो ब्रिटिश का आर्मी था, उसको टीपू सुल्तान 1790 में हरा दिया। ठीक है। तो 1791 में लॉर्ड कर्नवालिस टुक द लीडरशिप एंड द हेड ऑफ लार्ज आर्मी मार्च्ड थ्रू अम्बूर एंड वेलोर टू बेंगलोर एंड फ्रॉम देयर टू श्रीरंगपट्टनम। तो वो लोग आने लगे, कौन, लॉर्ड कर्नवालिस जो थे, उनके अंडर में, उनके लीडरशिप में आर्मी आने लगे किसके साथ लड़ने के लिए, टीपू सुल्तान के लिए। Combator failed to them, but they lost it again, and at last, with the support of Marathas and the Nizam, the British attacked श्रीरंगपट्टनम for the second time। फिर क्या कहना, श्रीरंगपट्टनम को वो लोग ऑक्यूपाई किए, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम किसके अधीन में था, टीपू के अंदर अधीन में था। तो श्रीरंगपट्टनम में कौन मतलब मराठास और जो निजाम ब्रिटिशर्स के साथ, वो क्या कहना, अटैक कर दिए श्रीरंगपट्टनम को। ठीक है। तो टीपू ऑफर्ड सीरियस अपोजिशन बट द ऑड्स वेयर अगेंस्ट हिम, क्योंकि वो बहुत सीरियसली पूरा अपोज किया, होने से भी वो लोग 3 लोग हैं, तो फिर भी ये इतना ज़्यादा हो नहीं पाए। द वार वॉज कंक्लूडेड विद द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम।
तो ये ट्रीटी का नाम हो गया श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। 1792 में श्रीरंगपट्टनम यहाँ पे युद्ध खत्म हुआ। तो ये कौन सा युद्ध खत्म हुआ? जो एंग्लो मैसूर वार, जो कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में, याद रखना 1792 में तो हो गया। तो फिर देखते हैं, तो पहला ट्रीटी क्या था? मैड्रास, ट्रीटी ऑफ मैड्रास। सेकेंड होता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, और थर्ड होता है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, याद रखना है। तो अंडर दिस ट्रीटी, ये ट्रीटी के साथ क्या हुआ? अंडर दिस ट्रीटी नियरली हाफ ऑफ मैसूरियन टेरिटरी वॉज टेकन ओवर बाय द अलायंस ऑफ द ब्रिटिश, निजाम एंड मराठा। तो ये तीनों मिले हुए थे, तो ये क्या कहना, मैसूर का बहुत सारा टेरिटोरी को ये लोग बांट लिए, अपने अपने बीच में वो लोग बांट लिए। कौन सा जगह? ब्रह्माहल, डिंडीगुल, मालाबार वेंट टू द ब्रिटिश, व्हाइल मराठास क्या पाए? द रीजन सराउंडिंग द तुंगाभद्रा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, एंड निजाम क्या पाए ना? एरियाज ऑफ कृष्णा बियॉन्ड द पेन्नार। तो सब बांट लिए अपने अपने बीच में। तो बिसाइड्स ए वार डैमेज ऑफ द 3 करोड़ रुपीज वाज आल्सो टेकन फ्रॉम टीपू। तो टीपू के पास से 3 करोड़ रुपया भी वो लोग लिए। तो हाफ ऑफ द वार इंडिमनिटी वाज टू बी पेड इमीडिएटली, वाइल द रेस्ट वाज टू बी गिवन इन इंस्टॉलमेंट। बहुत बड़ा अमाउंट उनके पास से इमीडिएटली लिए, जल्दी से ले लिया गया, और जो रेस्ट जो था अलग जो था वो सबको इंस्टॉलमेंट में दिया गया, ठीक है। फॉर विच टिप्पू 2 सन्स वेर टेकन आज हॉस्टेज बाय द इंग्लिश। तो इसके लिए टिप्पू के जो 2 बेटे थे उनको इंग्लिश लेके चले गए, बोले कि तू पैसा देगा, उसके बाद में तुम्हारा बेटे दोनों को हम देंगे, रिटर्न करेंगे। The Third Anglo-Mysore War destroyed Tipu's dominant position in South and firmly established British supremacy there. तो थर्ड एंग्लो-मैसूर वार बहुत बड़ा पेनफुल था। वहाँ पे तो जितना सारा युद्ध हुआ सब में वो कभी ब्रिटिशर्स जीतते थे, कभी टिपू जीतते थे। ब्रिटिशर्स के साथ देने के बावजूद भी निजाम और मराठा फिर भी वो लोग हारे थे, और टिपू जीत गए, हैदर अली भी जीते थे। तो यहीं पे थर्ड एंग्लो-मैसूर वार में इनका फाउंडेशन बैठ गया, सुप्रीमेसी आ गया, ब्रिटिशर्स का सुप्रीमेसी आ गया। उसके बाद फिर 4 एंग्लो-मैसूर वार क्यों हुआ, और यहाँ पे बहुत दुखदायक विषय आएगा। तो 1799 आ गया, तो 4th एंग्लो-मैसूर वार होगा। तो उसका हम लोग बैकग्राउंड देखेंगे। द पीरियड ऑफ 1792 से 99 तक जो पीरियड हुआ, क्योंकि 92 में यहीं पे ख़त्म हुआ था थर्ड एंग्लो-मैसूर वार, तो जो 92 से लेकर 99 तक क्या हुआ, वाज यूज्ड बाय बोथ द ब्रिटिश एंड टिपू सुल्तान टू रिकूप देयर लॉसेस। तो ये लोग क्या किए ना, ये जो टाइम में था, टिपू सुल्तान भी चाहते थे, जो ब्रिटिशर्स जो उनका सम्मान को गिरा दिए हैं टिपू सुल्तान का, और जितना सारा टेरिटोरी को ले लिए हैं, तो उसको हम लोग अपना जो लॉस हुआ है वो लॉस को हम लोग क्या, मैं वो लॉस को फिर से रिकवरी करूँगा। तो इधर ब्रिटिशर्स भी सोच रहा है कि पहले से जो भी टिपू सुल्तान जो जितना सारा फाइटिंग किया था, जितना सारा मतलब लॉस हुआ है उसका, वो लॉस को वो रिकवरी करेगा। टिपू फुलफिल्ड ऑल द टर्म्स ऑफ ट्रीटी श्रीरंगपट्टनम एंड गॉट हिज सॉन्स रिलीज्ड। तो फिर क्या हो रहा है, टिपू क्या कहना, जितना सारा श्रीरंगपट्टनम, लेकिन वो लोग जो मराठा जो था, जो मैड्रास वाला ट्रीटी था, मंगलोर ट्रीटी था, वो ट्रीटी में अपना प्रोमिस को रख नहीं पाए ब्रिटिशर्स। लेकिन थर्ड एंग्लो-मैसूर वार श्रीरंगपट्टनम का जितना सारा टर्म्स एंड कंडीशन था सबको टिपू सुल्तान फुलफिल किए, और उनका दोनों बेटे को रिलीज करवा लिए। उसके बाद फिर क्या हुआ ना, इन 1796 में व्हेन द हिंदू रूलर ऑफ वडेर डायनेस्टी डाइड, जो हिंदू राजा जो थे, वडेर डायनेस्टी का जो हिंदू राजा थे, उनका जब डेथ हो गया, टिप्पू डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज ए सुल्तान एंड डिसाइडेड टू अवेंज हिज ह्यूमिलेटिंग डिफीट इन द प्रीवियस वार। तो प्रीवियस वार में जितना सारा उसका ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुआ था उसको रिकवरी करने के लिए भी चाहा, और उसके साथ जो भी हिंदू राजा थे वडेर राजवंश का, उनका डेथ के बाद तो ये क्या कहना, अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर के हिसाब में घोषित कर दिए। तो इन 1798 में क्या हुआ ना, लॉर्ड वेलेस्ली आ गए एंड इम्पेरियलिस्टिक टू द कोर, सक्सीडेड सर जॉन सोर एज द न्यू गवर्नर ऑफ जनरल। जो कि जॉन सोर थे, जो उनके बाद कौन हुए, आए लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली आपको पता है जो कि इम्पेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू था उनका। तो यहीं पे और बड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे क्या होना, टिप्पूज ग्रोइंग फ्रेंडशिप विद द फ्रेंड्स रेज्ड कंसर्न टू वेलेस्ली। तो अभी भी टिप्पू का अच्छा रिलेशनशिप फ्रेंड्स के साथ है। तो वेलेस्ली देखिए, वेलेस्ली पूरा डर गई कि ये कुछ होने वाला है फ्यूचर में। तो एम्ड एट अनिहिलेटिंग टिप्पूज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ही फोर्स्ड हिम
इनटू सबमिशन थ्रू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो यहीं पे सबसे बड़ा चीज़ यहीं पे है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस यहीं पे है। तो वेलेस्ली जब आ गए तो वेलेस्ली तो उनका इम्पेरियलिस्टिक थॉट था, क्योंकि वो चाहते थे कि अपना एम्पायर को और भी स्प्रेड करे। तो उस टाइम में वो क्या किए ना, एक 1798 में जब 1700 में बोले कि 96 में, देखो यहीं पे मैं अच्छे से बताऊंगी, जो कि 1792 में क्या ख़त्म हुआ, थर्ड एंग्लो मैसूर वार ख़त्म हुआ। 1792 से लेकर 1799 तक, तो 99 में होगा फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। तो इसके बीच में दोनों ट्राई कर रहे हैं अपना पोजीशन को रेज करने के लिए। तो इसके बीच में 1796 में ओइडेर राजवंश का जो राजा थे उनका डेथ हो जा रहा है, तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर के हिसाब में घोषित कर रहे हैं। तो वेलेस्ली 1798 में आ रहे हैं और वो एक पॉलिसी को बनाए हैं। वो पॉलिसी का नाम होता है सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस। तो वो चाहते हैं कि अपने एम्पायर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। तो वो देख रहे हैं कि जो थे टीपू सुल्तान का रिलेशनशिप फ्रेंच के साथ अच्छा चल रहा है, तो वो बोले कि इसको जितना जल्दी मैं अपने ट्रैप में फंसा कर इसको सब्सिडरी अलायंस में बिठाकर और उसका टेरिटरी को भी मैं ले लूँगा। तो यहीं पे खेल स्टार्ट हो गया। तो द टिप्पू ग्रोइंग फ्रेंडशिप विद द फ्रेंच रेज द कंसर्न्स ऑफ वेलेस्ली। तो इनका पावर को कमाने के लिए तो क्या करें, सब्सिडरी अलायंस को प्रचलित किया और बढ़ाया। तो टिप्पू वाज अक्यूज्ड ऑफ प्लॉटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय सेंडिंग एमिशरीज टू अरबिया, अफगानिस्तान एंड टू द आइजल ऑफ फ्रांस। तो यहीं पे टिप्पू एक काम कर दिए, तो वो प्लटिंग किए जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में जाने के लिए। तो वो ना बहुत सारा उनके जो एमिशरीज थे, मतलब बहुत सारे जो गुप्तचर थे, वो सबको अरबिया भेज दिए, अफगानिस्तान भेज दिए, फ्रांस भेज दिए। तो ये देखकर ब्रिटिश जो था वो डर गया, उधर मतलब रीजनेबल इंटेंट के जरिए से, मतलब अपना वो सोचे कि हाँ मुझे भेजना चाहिए। तो वो सब जगह जब भेज दिए तो ब्रिटिशर्स को डर लगा कि ये टीपू सुल्तान धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये तो ऐसे भी फ्रेंड्स के साथ है और फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो नहीं। तो टीपूस एक्सप्लेनेशन डिड नॉट सेटिस्फाई वेलेस्ली, दस द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार बिगान। तो ये चीज़ जब हुआ तो वेलेस्ली देखे, वेलेस्ली टीपू, क्योंकि टीपू बहुत हार गए भी, तो टीपू भी थोड़ा उनको सुनना पड़ेगा कि टीपू के साथ जब उनका बातचीत हुआ कि तुम क्या कर रहे हो, वो मना किए, वो थोड़ा एक्सप्लेन किए, मतलब इधर उधर का झूठ झाट बोले। तो जब झूठ बोले तो इनको पता चला कि ये जो भी बोल रहा है मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो क्या किया ना, एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट हो गया, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होने लगा। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार कैसे हुआ, और उसमें टीपू सुल्तान हार गए, ठीक है। तो यहाँ इसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। तो यहीं पे हम लोग देखेंगे व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वेलेस्ली इन 1798। तो 1798 में वेलेस्ली इंट्रोड्यूस किए थे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। तो ये सबसे पहला जो था ये ऑफ द अलायंस इंडियन स्टेट वाज कंपेल्ड। तो यहाँ पे था क्या, अलायंस को जो स्टार्ट किए थे, अंडर विच द रूलर ऑफ द अलिंग इंडियन स्टेट वाज कंपेल्ड टू पे सब्सिडी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश आर्मी इन रिटर्न फॉर गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द ब्रिटिश अगेंस्ट देयर एनिमीज। देखो जहाँ जो भी सब स्टेट था भारत में, तो ये जो सब्सिडरी अलायंस पास किए थे, इसका रूल यही था कि तुम मतलब जो भी तुम लोग हो, मतलब तुमको जब कोई भी अटैक करेगा, जो भी स्टेट सब है, स्टेट को समझाया कि जो भी तुमको अटैक करेगा तो वो अटैक से बचने के लिए तो हमारे जो मिलिट्री वो तुम्हारे लिए तुमको सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे पास रहेंगे। तो मिलिट्री का जितना मेंटेनेंस होगा और मिलिट्री जो भी खाएंगे पिएंगे सब तुम लोग ही दोगे। मतलब ये इनडायरेक्टली दे वर एक्सप्लॉइटिंग टू द इंडियन पीपल। तो इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए, क्योंकि इनडायरेक्टली उनके मिलिट्री भी स्ट्रेंथन हो जाएंगे, उनको खाना पीना भी मिल जाएगा, उनको सैलरी भी मिल जाएगा। तो ये चाहते थे वो लोग। तो इट प्रोवाइडेड द पोस्टिंग ऑफ ब्रिटिश रेसिडेंट एट द रूलर्स कोर्ट, रेस्ट्रिक्टिंग द रूलर फ्रॉम एम्प्लॉइंग एनी यूरोपियन इन हिज सर्विस विदाउट द अप्रूवल ऑफ ब्रिटिश। और एक क्या रूल था, तो ये जब सब्सिडरी अलायंस को जो भी साइन करेगा तो वो किसी के साथ, कोई भी फॉरेन पावर के साथ उसका रिलेशनशिप वो नहीं रख सकेगा। जब रखेगा तो हम पूछ के, मतलब ब्रिटिशर्स को पूछेगा, उनको जब अलाउ करेंगे और ऑर्डर मिलेगा तब जाके वो करेंगे। तो ये एक पॉलिसी था, क्योंकि हैदर अली का फ्रेंच के साथ एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप था, तो उसके लिए उसको बंद करने के लिए ऐसे एक सब्सिडरी अलायंस पास हुआ, ठीक है। तो समटाइम्स द रूलर सीडेड पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी इंस्टेड ऑफ पेइंग एनुअल सब्सिडी। जब एनुअली, जब साल में जब उनका सब्सिडी जब नहीं दे पाएंगे, कौन जो भी स्टेट होगा, जब सब्सिडी नहीं दे पाएंगे तो सब्सिडी वो क्या करें, उनका टेरिटोरी ब्रिटिश टेरिटोरी के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा सा
मतलब क्या किया, मतलब एक ज़बरदस्ती काम था, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन रूलर टू साइन द सब्सिडरी अलायंस, जो पहला सब्सिडरी अलायंस साइन करने वाला जो इंसान था वो था निजाम ऑफ हैदराबाद। देखो मैं यहीं पे एक बात बोलूँगी, निजाम और मराठा जो कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे टीपू के अगेंस्ट में, तो इनको भी डर है ना खुद का एग्जिस्टेंस के लिए, जो हम लोग तो इतने विश्वासघात कर रहे हैं, तो हमको भी कोई फिर टीपू भी टाइम पड़ेगा, टीपू भी हमको अटैक कर सकता है। तो ये लोग क्या किए ना, डर के साइन कर दिए। तो हैदराबाद का जो पहला रूलर, एग्जाम में ऐसा भी पड़ता है, हु साइन द फर्स्ट सब्सिडरी अलायंस, तो निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। Those native princes of or rulers who would enter into the subsidiary alliance were not free to declare war against any power to enter negotiation without the consent of British। मतलब जो भी साइन करेंगे, और एक रूल था, जो भी साइन करेंगे तो उन लोगों को कोई अटैक भी करेगा तो उनके अगेंस्ट में ये लोग फाइटिंग नहीं कर पाएंगे जब तक इनका परमिशन नहीं लेंगे, ब्रिटिशर्स का परमिशन नहीं लेंगे। The princes who were comparatively strong and powerful were permitted to retain their armies, but their armies were placed under the British general। और जो कुछ स्टेट थे जो कि खुद पावरफुल थे, वहाँ पे पावरफुल रूलर थे, तो उन लोगों को आर्मी का मेंटेनेंस नहीं चाहिए, वो खुद का आर्मी रखेंगे, लेकिन वो सारे आर्मी ब्रिटिश के जो ब्रिटिश जनरल के अंडर में रहेंगे। मतलब ये भी एक ज़बरदस्ती काम हो गया। तो यहीं पे देखेंगे सब्सिडरी अलायंस वजह पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफियरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द अलाइड स्टेट। जो अलाइड स्टेट जो थे उनके इंटरनल अफेयर्स में ये एंट्री करेगा नहीं, सब्सिडरी अलायंस का और एक पॉलिसी था। जो अलाइड स्टेट, जो मिले हुए स्टेट थे, तो उन लोगों को इंटरफेयर नहीं करेगा, बट दिस वॉज प्रोमिस सेल्डम केप्ड बाय द ब्रिटिश। ये सिर्फ खाली झूठ वाला प्रोमिस था, ठीक है। द पेमेंट ऑफ आर्बिटरी फिक्स्ड एंड आर्टिफिशियली बोटेड सब्सिडी इन्वेरिएबली डिस्टर्बेड द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट एंड इम्पोवरिश्ड इट्स पीपल। तो ये जो सब पॉलिसी जो लागू किए, तो ये पॉलिसी के द्वारा आर्टिफिशियली मतलब ये काम करा गया, तो इसके ज़रिए से जो ब्रिटिश, जो इंडिया के जो भी रूलर्स थे, जो भी स्टेट था, वो एक्सप्लॉयटेड हुए ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है, जो भी साइन किए थे, क्योंकि वो लोग उनका वो रेवेन्यू कलेक्शन करना चाहते थे, रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते थे, तो इंडिया के लोग वो समझ नहीं पा रहे थे, तो ऐसे हो गया। सब्सिडरी अलायंस का नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा घातकदायक था। तो ऑन द अदर हैंड द ब्रिटिश कुड नाउ मेंटेन ए लार्ज आर्मी ऑन कॉस्ट ऑफ इंडियन स्टेट। मतलब यहीं पे इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, ब्रिटिश का जो आर्मी आराम से इंडियन स्टेट के द्वारा बढ़ने लगा, और क्या, क्योंकि ये लोग खाने पीने और सैलरी सब दिए, तो दे कंट्रोल द डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशंस विद द प्रोटेक्टेड अली एंड हैड द पावरफुल फोर्स स्टेशन एट द वेरी हार्ट ऑफ हिज लैंड। तो आराम से उनका आर्मी भी डेवलप हुई, आर्मी का मेंटेनेंस भी इंडियंस की। तो कोर्स ऑफ वर्क क्या था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस को आ गए थे, तो कोर्स ऑफ वार का क्या था, जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार का जो कोर्स ऑफ वार क्या था। तो द वार बिगान ऑन अप्रैल 17 और 1799 में वार हुआ, तो एंडेड ऑन 4 मई 1799 में ख़त्म हुआ। तो यहीं पे स्टार्ट हुआ और यहीं पे ख़त्म हुआ, अप्रैल से स्टार्ट हुआ, मई में ख़त्म हुआ। एंड फॉल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, तो श्रीरंगपट्टनम जो था ये फॉल हो गया, मतलब ये जो टीपू के हाथ से ब्रिटिश के हाथ को चला गया। टीपू वाज डिफीटेड, टीपू को हरा दिया गया फर्स्ट बाय ब्रिटिश जनरल। किसके द्वारा, ये भी एग्जाम में पड़ता है, क्योंकि कहीं पे हारे नहीं थे, यहाँ पे हार जा रहे हैं कौन, टीपू सुल्तान, जो कि कौन सा ऐसे जनरल थे, ब्रिटिश जनरल, जो कि इनको हरा दिए टीपू सुल्तान को। तो स्टुअर्ट बाय जनरल हैरिस। तो कौन कौन थे, जनरल स्टुअर्ट एंड जनरल हैरिस, जनरल स्टुअर्ट एंड जनरल हैरिस। देन आर्थर वेलेस्ली जो थे, द ब्रदर ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली, वो भी पार्टिसिपेट किए थे वार को। लॉर्ड वेलेस्ली जो कि सब्सिडरी अलायंस के फाउंडर थे, तो उनके जो भाई आर्थर वेलेस्ली वो भी पार्टिसिपेट किए थे वार में। द मराठास एंड निजाम अगेन हेल्प द ब्रिटिश एज द मराठास हैड बीन प्रोमिस्ड हाफ ऑफ द टेरिटोरी ऑफ टीपू एंड निजाम हैड ऑलरेडी साइंड द सब्सिडरी अलायंस। तो ये दोनों फिर से सपोर्ट किए, कौन सपोर्ट किए, जो मराठास भी सपोर्ट किए, निजाम भी सपोर्ट किए। निजाम तो ऑलरेडी साइन कर दिए थे ट्रिटी, तो वो तो ब्रिटिश के साथ हो गए। तो और जो मराठा थे, जो मराठा को प्रोमिस किया गया था टीपू का आधा संपत्ति तुझे दिया जाएगा मराठा को, तो उसके लिए वो लोग सपोर्ट किए। टीपू सुल्तान डाइड, यहीं पे बहुत मतलब दुख आ गया, तो टीपू सुल्तान का मौत हो गया। and his treasures were confiscated by the British। तो उनका उसका जो सारे ट्रेजरीज, जो उसका जो ट्रेजरी था उसको ब्रिटिश
कब्जा कर लिया और इनका डेथ हो गया टीपू सुल्तान का। द ब्रिटिश चूज ए बॉय फ्रॉम द अर्लियर हिंदू रॉयल फैमिली ऑफ मैसूर। ब्रिटिश फिर क्या कहने, जो हिंदू रूलर जो थे, वडेयर राजवंश जो था मैसूर में, तो उसी का वही फैमिली का एक हिंदू रूलर को वो चूज़ किए एज द महाराजा एंड ऑल्सो इम्पोज्ड अ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ऑन हिम। नाम को खाली वो राजा रहा हिंदू राजवंश का, लेकिन वो लोग सब्सिडरी अलायंस उसमें थोप दिए। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस थोप के उसको अपने अधीन को ले गए। ठीक है, तो फिर देखते हैं। इट हैड टेकन द इंग्लिश 32 ईयर्स टू सब्जुगेट मैसूर। उसके बाद 32 साल उनको लगा मैसूर को पूरा कैप्चर करने के लिए, अपने अधीन को लाने के लिए। द थ्रेट ऑफ फ्रेंच राइवल इन द डेकान वाज परमानेंटली एलिमिनेटेड। उसके बाद जब मैसूर को पूरा खुद जब कब्जा कर लिए, पूरा 32 साल के बाद तो जब अधीन को ले आए, तो तब उनका डर चला गया। जो किसका, फ्रेंच के ऊपर जो डर था, जो फ्रेंच कभी ले लेगा क्या, तो फ्रेंच के ऊपर डर उनका चला गया। उसके बाद पोस्ट वार सिनारियो, जो वार जो हुआ, वार के बाद का सिनारी क्या था, यहीं पे ख़त्म कर देंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया और मैं होप कर रही हूँ आप पूरा वीडियो देखिए। और जब ये वीडियो जब आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है और थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने के टाइम में हमको थोड़ा से, समझने के टाइम में थोड़ा से तो दिमाग में, क्योंकि हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट से जो भी बिलोंग करते हैं इलेक्टिव बच्चे, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बट वीडियो को पॉज कर करके देखो, और उसके साथ जो स्पीड लेवल है, तो स्पीड लेवल को जब बढ़ा के देखोगे भी, वो आदत भी हो जाएगा, मतलब लिसनिंग का, स्पीड में लिसनिंग का आदत भी हो जाएगा और बहुत कम टाइम में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बार बार 2-3 बार देख लेने का। पोस्ट वार सिनारी क्या है? लॉर्ड वेलेस्ली ऑफर्ड सुंदा हारपोनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैसूर किंगडम टू मराठा। मराठा को प्रोमिस किया गया था कि टीपू का आधा संपत्ति तुझे दिया जाएगा। तो जब वो युद्ध खत्म हो गया, तो लॉर्ड वेलेस्ली क्या कहना, सुंदा एंड हारपोनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैसूर किंगडम, जो कि मराठा को दे दिए। व्हिच द लैटर रिफ्यूज्ड, जो कि मराठा रिफ्यूज़ किया, क्योंकि उसको आधा संपत्ति देना बोला गया था, लेकिन वो नहीं लिया। द निजाम वॉज गिवन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुट्टी एंड गुरमकोंडा। जो निजाम जो था, निजाम को दिया गया गुट्टी और गुरमकोंडा दिया गया। द ब्रिटिश टूक पोजीशन ऑफ कनारा, वयनाड, कोयम्बटूर, द्वारापुरम, श्रीरंगपट्टनम। ये सब जगह का जितना सारा पावर था, सब पावर ब्रिटिशर्स ही ले गए। फिर क्या हुआ ना, द न्यू स्टेट ऑफ मैसूर वॉज हैंडेड ओवर द ओल्ड हिंदू डायनेस्टी ओडियर्स अंडर द माइनर रूलर। कौन थे, उनका नाम क्या था, माइनर रूलर कौन थे? कृष्णा राजा थर्ड। ठीक है, कृष्णा राजा थर्ड। वहाँ पे चिक्का कृष्णा राजा सेकंड थे, ये चिक्का राजा थर्ड, हु एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस। तो एग्जाम में ऐसा भी पढ़ सकता है, जो मैसूर जो था, निजाम तो थे वो हैदराबाद के, वो पहला सब्सिडरी अलायंस को साइन किए। और जो मैसूर का कौन सा राजा जो कि सब्सिडरी अलायंस को साइन किया, वो है कृष्णा राजा थर्ड। ठीक है, दिस वेर टोटल समरी ऑफ एंग्लो मैसूर वार। तो मैं होप कर रही हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और जब पसंद आ रही है तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।